जब आपके नाम का अनाउंसमेंट हुआ तो लोग बड़े सरप्राइज थे। आपके लिए कितना बड़ा सरप्राइज था? भारतीय जनता पार्टी के जो भी पदाधिकारी हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र करते हैं। कहा जाता है कि ओम बिड़ला के पॉलिटिकल राइज में अमित शाह का बहुत बड़ा योगदान है। क्या है प्रसंग? एक नारा चलता है, ओम शांति का नारा। कहा जाता है कि शांति धारीवाल और ओम बिड़ला की जो दोस्ती है वो बड़ी पक्की है और चुनाव में भी एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हैं। क्यों कहते हैं लोग? अध्यक्ष जी अब बहुत शांत हैं, जवानी के दिनों में उग्र नेता हुआ करते थे। ये एक जीवन का प्रोसेस है। शुरू से ये तय किया था कि सामाजिक राजनीतिक जीवन में जाना है तो उस दिशा की ओर ही काम किया। कभी ऐसा लगा सदन चलाते हुए कि सिर्फ इसलिए मेरा विरोध किया जा रहा है या मेरी नहीं सुनी जा रही कि मैं अपेक्षाकृत नया हूँ? आसन पे बैठ के आपको डांट लगाते हुए भी पाया गया है। अभी जो पंजाब के मौजूदा मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान, उन्होंने कुछ सवाल पूछा तो फिर आपने उनको डांटा। ये पढ़ा लिखा सभापति हूँ, जिस विषय का नोटिस दिया उसी पर बात करिए, विषय मत बदलिए। माननीय सदस्य अगर कोई विषय को परिवर्तन करना होता है तो वो जानकारी देता है हमें। उन्होंने सूचित नहीं किया तो मैंने उनको आग्रह किया, निवेदन किया। मैंने डांटता मैं किसी को नहीं हूँ। आप कह रहे हैं किसी को नहीं डांटते हैं, लेकिन 7 सांसद निलंबित किए थे आपने। आपको जनता ने चुनकर इसलिए भेजा है कि चर्चा संवाद करो, उनके अभाव चिंताओं को अभिव्यक्त करो। मेरी जिम्मेदारी है इस सदन की गरिमा को बनाए रखना। ऐसे संशय तो रहता होगा कि जैसे अभी ओम बिड़ला जी लोकसभा के अध्यक्ष हैं, सांसद भाजपा के टिकट से चुनकर आए, भविष्य भी भाजपा में ही है और कोई अगर पद चाहिए तो वो अंतर्द्वंद तो रहता ही होगा फैसला लेते वक्त कि फैसला ऐसा लूं कि भाजपा वाले नाराज ना हो। जमघट में अमूमन सत्ता के दावेदारों से सवाल पूछे जाते हैं। सवाल नेताओं से पूछे जाते हैं, जनप्रतिनिधियों से या जन का प्रतिनिधित्व करने की आकांक्षा रखने वालों से पूछे जाते हैं। पर कुछ एक दफा ऐसा भी होता है कि जनप्रतिनिधि संवैधानिक पद पर पहुंच जाते हैं, तब उनसे सत्ता के इर्द गिर्द के कम और विधान के ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं। जमघट के इस एपिसोड में हमारे मेहमान हैं देश के मौजूदा लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारी टीम आपकी जिंदगी को अपने तई खंगालने की कोशिश कर रही थी। खूब बचपन के दोस्तों से, कॉलेज के दोस्तों से, दुश्मनों से भी, राजनीतिक बैरियों से, सबसे बात की। बड़ी दिलचस्प यात्रा है। मतलब कॉमर्स कॉलेज की प्रेसिडेंसी का चुनाव जिसमें लाठी भी चल जाती है, और फिर अब ये देश की सबसे बड़ी पंचायत में लोकसभा अध्यक्ष के तौर पर बैठना। ओम बिड़ला जब पलट कर पीछे देखते हैं तो क्या क्या पड़ाव नजर आते हैं पहली नजर में? पड़ाव काफ़ी हैं जिंदगी के। और जब विद्यालय में थे, जब वह दौर था 1975 का जी, वो दौर भी देखा। उस दौर में कैसे विद्यार्थी, हम भी स्कूल में पढ़ते थे, कोटा में ही। कोटा में मैं स्कूल का अध्यक्ष भी था। चुनाव हुए उस समय जी, 1977 में पहली बार स्कूल के चुनाव हुए तो मैं अध्यक्ष का चुनाव जीता। उस समय स्कूलों में भी चुनाव होते थे छात्र संघ के। तो आप गुमानपुरा के स्कूल में थे? हाँ, गुमानपुरा के स्कूल में था। जब मैं छात्र संघ का अध्यक्ष बना तो फिर मेरे सामने रास्ते थे। मैं साइंस का स्टूडेंट था। तो साइंस का स्टूडेंट था तो मैंने कहा कि 2 कॉलेज थे वहाँ, एक कॉमर्स कॉलेज, एक गवर्नमेंट कॉलेज जी। तो कॉमर्स कॉलेज में एक छोटा कॉलेज था, लेकिन कंपटीशन कम था अपेक्षा गवर्नमेंट कॉलेज में। जी। गवर्नमेंट कॉलेज में जैसे राजनीति में स्थापित नेता हुआ करते थे, ऐसे गवर्नमेंट कॉलेज में स्थापित नेता हुए थे जो 4-4, 5-5 बार अध्यक्ष चुने गए थे। उनका ग्रुप चलता था। मैं साइंस मैथमेटिक्स का विद्यार्थी था। मैंने कहा मैं अगर गवर्नमेंट कॉलेज में जाऊंगा तो मुझे चुनाव में बड़ा कंपटीशन में हिस्सा लेना पड़ेगा। इसलिए मैं कॉमर्स मैंने बदल लिया सब्जेक्ट और मैं कॉमर्स में चला गया। मतलब चुनाव कांस्टेंट था, कॉलेज वेरिएबल था। वेरिएबल था तो मैं कॉमर्स कॉलेज में चला गया। जी। कॉमर्स कॉलेज में क्योंकि उतना कंपटीशन नहीं था जितना गवर्नमेंट कॉलेज में था। मेरा कोई कॉमर्स सब्जेक्ट भी नहीं था। मैं पहली बार चुनाव में, स्कूल से चुनाव में था तो फिर कॉलेज की फर्स्ट ईयर में गया। फर्स्ट ईयर के चुनाव में मैंने भागीदार किया। मुझे पहले कहा कि आपको, मैंने एक अध्यक्ष का चुनाव में भागीदारी दी, फिर एक अध्यक्ष बने हमारे। उसने कहा कि आपको जनरल सेक्रेटरी बनाएंगे। कुछ पॉलिटिक्स हुई, फिर मुझे कहा कि आपको जॉइंट सेक्रेटरी बनाएंगे।
फिर मेरे को अगले साल चुनाव लड़ना था, क्योंकि मुझे कोई अगले साल फिर चुनाव थे जी। तो मैं सेकेंड ईयर में आया, सेकेंड ईयर में चुनाव लड़ लिया। चुनाव बड़ा कंपटीशन का हुआ और मैं चुनाव में 2 वोटों से चुनाव हार गया कॉलेज का। उसके बाद फिर 1 साल और कॉलेज के चुनाव, फिर कॉलेज के चुनाव बंद हो गए। जब स्कूल कॉलेज में थे तभी हम कुछ कच्ची बस्ती में, कुछ गरीब लोगों में अपना काम करते रहते थे, क्योंकि हमारे इलाके के अंदर जनसंख्या गढ़ था, जनसंख्या के लोग ज़्यादा रहते थे। तो उस विचारधारा में फिर संघ की शाखाएं भी लगती थी, वहाँ गए। फिर जनसंघ की विचारधारा में थे तो परिवार भी उसी दिशा में था, तो हम कुछ उस तरफ मुड़ गए। भारतीय जनता पार्टी बनी, उस समय राजनीति क्षेत्र में आ गए। अध्यक्ष जी, एक ब्यौरा छूट गया, आपने कहा 2 वोट से हार गए, लाठी क्यों चली थी कॉलेज में? क्या हुआ कि चुनाव में इतना कंपटीशन था कि लोगों में बहुत जी वो थी आपस में, तो लोगों को लगा कि 2 वोट से चुनाव हार गए, गलत हरा दिया। ये कर्ण सिंह राठौर ने गड़बड़ की थी? नहीं, गड़बड़ किसी ने नहीं, कि एक स्वाभाविक प्रक्रिया आती है। जब हारते हैं ना तो स्वाभाविक रूप से समर्थकों में आक्रोश होता है। मुझ में कोई आक्रोश नहीं था, चुनाव था, लड़े, निकल गए। समर्थकों में आक्रोश रहता है। अध्यक्ष जी अब बहुत शांत हैं, पर जवानी के दिनों में उग्र नेता हुआ करते थे। नहीं, उग्रता ऐसी नहीं थी कि हम कोई उग्र होते थे या हम कोई क्रिमिनल प्रोसेस से गुजरने वाले लोग हैं। पॉलिटिकली जहाँ आक्रोश का प्रश्न होता था, विद्यार्थी जीवन में आक्रोशित भी होना पड़ता था। जहाँ गरीब के साथ, विद्यार्थियों के साथ अनजस्टिस होता था, उनकी न्याय की लड़ाई भी लड़नी पड़ती थी। ये एक जीवन का प्रोसेस है। लेकिन शुरू से ये तय किया था कि सामाजिक राजनीतिक जीवन में जाना है, तो उस दिशा की ओर ही काम किया। और निश्चित रूप से कॉलेज के चुनाव के बाद फिर हम युवा मोर्चा की पॉलिटिक्स में आ गए। बीजेपी का यूथ विंग जिलाध्यक्ष भी रहे आप? के रूप में जिलाध्यक्ष रहे। जिलाध्यक्ष के बाद हम प्रदेश का अध्यक्ष रहा मैं युवा मोर्चा का, वो भी 5 साल निकाले। फिर युवा मोर्चा का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहा। फिर युवा मोर्चा का 2nd टर्म में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना। फिर 3rd टर्म में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना। फिर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहते रहते विधानसभा के चुनाव में लगातार 98 के पहले कई बार टिकट आया। टिकट एक बार मिल भी गया, अनाउंस हो गया, फिर फार्म भरने गया, फिर कट गया। हाँ, ये वो कहानी है जो मेरे दर्शक जानना चाहते हैं। आप खुद ही बताते बताते यहाँ तक पहुँच गए कि क्या खेल था मिलने और कटने का। मैं युवा मोर्चा का जब प्रदेश अध्यक्ष था तो कोटा में एक बड़ा सम्मेलन हुआ। मुझे पता नहीं, लेकिन अनुभवी रूप से हमारे बाबूसा की सरकार थी तब, शेखावत जी की। माननीय शेखावत साहब उस समय सरकार में नहीं थे, पर माननीय शेखावत जी नेता थे राजस्थान के और एक बार मुख्यमंत्री रह चुके थे। वो जब जयपुर से चले तो रास्ते भर उनको बसें मिली। तो पार्टी के अध्यक्ष रामदास अग्रवाल थे, दोनों साथ साथ आए। तो उन्होंने देखा कि युवा मोर्चा का इतना बड़ा सम्मेलन, और चुनाव आने वाले थे, इतना बड़ा सम्मेलन। उन्होंने कहा कि भाई मैंने इतना बड़ा सम्मेलन युवा मोर्चा का नहीं देखा जितना बड़ा सम्मेलन हुआ। मैं युवा मोर्चा का राजस्थान का अध्यक्ष था और सम्मेलन मैंने कोटा में किया। तो उस सम्मेलन में हमारे जो JP नड्डा साहब, वो युवा मोर्चा के उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे जी। तो नड्डा जी आए, रामदास अग्रवाल जी आए, भैरव सिंह जी शेखावत आए। तो युवा मोर्चा का सम्मेलन हुआ, राज्य भर के युवा बहुत दूर दूर के आए। उसके बाद जब चुनाव आए विधानसभा के, तो मुझे कहा गया कि आपको बूंदी विधानसभा से चुनाव लड़ना है। बूंदी कोटा जिला के पास में। मेरा पिताजी का नेटिव गांव बूंदी के पास तालेड़ा है, के पास ठीकरे गांव है, श्री कृष्ण बिड़ला जी का। जी, मेरे पिताजी का। तो मैं बूंदी से फार्म भरने चला गया। उस समय क्या होता था कि जो आपको ऑथेंटिक जो चुनाव चिन्ह जिसे सिंबल कहते हैं, वो
बाद में देते थे। अभी तो आपको सिंबल जो है उसके साथ लगाना पड़ता है। फार्म भर दिया तो मुझे कुछ 2-3 दिन प्रचार करता रहा। जितने मुझे कोई ऐसे किसी ने कहा कि जयपुर में कुछ मीटिंग चल रही है आपके टिकट को लेकर और कई टिकटों को लेकर, उसमें आपका भी नाम है, शायद बदल नहीं जाए देखें। तो मैं जयपुर गया, कुछ मिला, जानकारी मिला कि भाई आपका जिला जो है वो लोकल लोग मांग कर रहे हैं कि लोकल व्यक्ति को टिकट दिया जाए। ठीक है, जो पार्टी ने निर्णय किया, नहीं मिला। उसके बाद संसद का टिकट हुआ, वो भी नहीं मिला। चलता रहता है, ये प्रक्रिया है जो सामान्य रूप से चलती रहती है। अच्छा, लोगों ने ये भी कहा अध्यक्ष जी कि इस प्रक्रिया का एक पड़ाव ये भी था कि जब आपने राजनीति का ककहरा सीखा तब आप राजस्थान के कद्दावर नेता ललित किशोर चतुर्वेदी जी के साथ थे और बाद में बाबूसा के साथ आ गए, शेखावत जी के साथ आ गए। तो इस वजह से भी एक खेमा लगातार ओम बिड़ला की तरक्की का विरोध करता रहता था जयपुर में। ऐसा नहीं है, राजनीति के अंदर सब कुछ चलता है, लेकिन हम पार्टी के लिए काम कर रहे थे और एक कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे थे, इसलिए सामान्य रूप से जो प्रोसेस होता है वो प्रक्रिया में बदलता है। कोई ऐसा नहीं था किसी का। आप लोगों की तरक्की से सबसे ज़्यादा युवा मोर्चा वाले मुस्कुराते हैं, कहते हैं देखो हमारे फ्रंट का जलवा, धर्मेंद्र प्रधान, अनुराग ठाकुर, कोई अध्यक्ष बन रहा है, कोई प्रभावी कैबिनेट मंत्री बन रहा है, कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष बन रहा है। तो युवा मोर्चा उन दिनों भी उतना सशक्त था या इसको एक ऐसे सब्सिडी के तौर पे अभी तो बड़ा फ्रंट पे दिखता है? नहीं, बीजेपी की यूथ विंग हमेशा सशक्त रही है और उस समय भारतीय जनता पार्टी में युवा नेता ज़्यादा आते थे। उसी के परिप्रेक्ष्य में हम भी इसी संगठन में काम किया और फाइनली फिर 2002 में टिकट मिला, 2003 में। तो उसमें कोई व्यवधान नहीं आया? उसमें व्यवधान इसलिए नहीं होता कि उसमें कोई लड़ने वाला ही नहीं था, कोई राजी नहीं था। कोई राजी नहीं था। कंपटीशन की सीट थी। हाँ, लगता था कि सीट को जो सर्वे हुआ उस सीट में लगता था कि सीट हारेंगे। तो फिर मेरा शहर था, वहाँ मैंने राजनीति की थी, जीवन वहीं गुजारा था, सामाजिक क्षेत्र में था। सामने एक मजबूत कैबिनेट मंत्री थे चुनाव में जी। ठीक है, जनता ने प्यार दिया, स्नेह दिया। ये मेरा अगला जो सवाल है वो कोटा से जुड़ा आखिरी सवाल है। फिर आपके बतौर लोकसभा अध्यक्ष 3 बरस पूरे हो रहे हैं, काफी बड़ी तब्दीलियां नजर आई, फिर उस पर बात करेंगे। सब लोगों ने ये सवाल, हमने जिससे भी बात की, पत्रकार, वकील, कार्यकर्ता, सब ने कहा ये जरूर पूछ लीजिएगा भाई साहब से, तो हम कहा पूछ लेते हैं। एक नारा चलता है, ओम शांति का नारा। कहा जाता है कि राजनीतिक प्रतिद्वंदता अपनी जगह है, लेकिन शांति धारीवाल और ओम बिड़ला की जो दोस्ती है वो बड़ी पक्की है और चुनाव में भी एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हैं। क्यों कहते हैं लोग? ऐसा नहीं है, मैं पहला चुनाव उनके खिलाफ लड़ा जी और पहला चुनाव उनके खिलाफ जीता भी सही। ये चलता रहता है राजनीति में, कभी न कभी आपस में किसी के बारे में। मैं सामाजिक राजनीतिक जीवन में मेरा मानना है कि कभी किसी के गठजोड़ से चुनाव नहीं जीते जाते, किसी के सहयोग से चुनाव नहीं जीते जाते। चुनाव जनता तय करती है, कार्यकर्ताओं की मेहनत तय करती है, तब चुनाव परिणाम आते हैं। मुझे कई बार लोग कहते हैं कि चुनाव ने इसने हरा दिया, इसने हरा दिया, उसने हरा दिया। मैंने कभी उसको, मेरे नज़रिए से किसी को न तो कोई भीतरगात से हरा सकता, उसका काम, पार्टी की ताकत। सबसे बड़ी तो किसी भी चुनाव के अंदर, जो बड़े चुनाव होते हैं और बड़े चुनाव के अंदर पार्टी संगठन की ताकत और कभी नेतृत्व के प्रति लोगों का निष्ठा, नेतृत्व के प्रति मतदान करने वाले मतदान के प्रति मतदाता जो होता है नेतृत्व को भी कई बार कहता है कि भाई इनको मुख्यमंत्री बनाना है, इनको मुख्यमंत्री बनाना है, ऊपर कौन बैठेगा, हाँ, उसको लेकर भी मतदान करता है। तो बड़ी पार्टी का आधार होता है चुनाव, पार्टी के आधार पर लड़ा जाता है। व्यक्तिगत आधार पर चुनाव कभी कोई जीत नहीं सकता और इसीलिए सामान्य जीवन के अंदर न तो कोई किसी को हरा सकता, जनता ही आपको हराने में तैयार हो तो फिर कोई रोक भी नहीं सकता।
इसलिए हमेशा जनता के साथ विश्वास रखो, भरोसे के साथ काम करो, आप ईमानदारी से काम करो, प्रतिबद्धता से काम करो, तो मुझे लगता नहीं कि चुनाव में कोई विपरीत परिणाम आएगा। मैं तो 2003 से चुनाव लड़ रहा हूँ। हर चुनाव के अंदर 2003 में चुनाव लड़ा, 10,000 से जीता, 2008 में लड़ा, उससे दुगने से जीता, 2014 में फिर विधानसभा लड़ा तो उससे डबल से जीता, फिर 2014 में लोकसभा लड़ा, फिर लोकसभा के बाद फिर दूसरी लोकसभा लड़ा। दरअसल ये सवाल इसलिए भी बना क्योंकि मौजूदा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी मंच से ओम शांति बोल देते हैं। और कुछ भी कोई कहे, कोई किसी चुनाव, तो मैंने कहा कि ये चुनाव में पार्टी का जनाधार और नेतृत्व, और तीसरा व्यक्तिगत रूप से आपसे जनता ही नाराज हो जाए तो बात अलग है। तो गहलोत साहब का जिक्र हुआ, एक जिक्र और होता है, वो जिक्र ये है कि कोटा से दिल्ली तो आ गए ओम बिरला, जयपुर जाएंगे क्या? आपके जब फेहरिस्त बनती है भाजपा के मुख्यमंत्री पद के दावेदारों की, वसुंधरा, गजेंद्र सिंह शेखावत, मैं अभी कोई सतीश पूनिया, मैं अभी कोई दौड़ में नहीं हूँ, किसी दावेदारी में नहीं है। मेरा काम अभी लोकसभा स्पीकर के रूप में एक संवैधानिक पद है, मैं इसकी मर्यादा को समझता हूँ, और मैं दल से ऊपर उठकर सभी लोगों को निष्पक्ष रूप से, निर्वाध रूप से सदन चलाऊं, ये मेरी जिम्मेदारी है। जितना निर्वाध निष्पक्ष सदन चलाऊंगा उतना विश्वास भरोसा कायम रहेगा, क्योंकि हमारे पूर्ववर्ती अध्यक्षों ने इस आसन की गरिमा को बनाए रखना है। तो मेरा और दायित्व हो जाता है कि व्यक्ति आता है चला जाता है, लेकिन आसन की गरिमा बनी रहे, ये मेरी जिम्मेदारी है। 17 जून को, अगर मेरी याददाश्त सही गवाही दे रही है, पहली मीटिंग हुई थी आपके लोकसभा अध्यक्ष रहते हुए, आहूत हुआ था 17 जून को। हाँ, लोकसभा का सत्र आहूत हुआ। तो अभी 3 बरस पूरे हुए हैं। आप कभी इस दौरान या इससे पहले जो पहले लोकसभा अध्यक्ष रहे हैं उनसे आपने कुछ चर्चा की, उनका अनुभव, सुमित्रा ताई, मीरा कुमार जी? निश्चित रूप से हमारे पूर्व अध्यक्षों से मैं बनने के बाद में मिला, उसके बाद जब इंदौर गया, जब भी मैं उनसे उनके घर पे गया, और जो भी मीरा कुमार जी से भी मैंने बात की, शिवराज जी से भी हमने बात की। मैं समय समय पूर्ववर्ती अध्यक्ष जो अभी हैं वर्तमान में, उनके अनुभवों का लाभ लेता रहता हूँ। उनके समय समय पर संसद के अंदर की गए नए इनोवेशन, नए कार्य, संसद की गतिविधियों में उनके दिए गए समय समय पर जिसको कहते हैं अध्यक्षीय निर्देश, ये सब मैं हमेशा देखता हूँ, पढ़ता हूँ, और इसीलिए पूर्ववर्ती अध्यक्षों का सम्मान सभी माननीय संसद सदस्य करते थे। वो इसलिए करते थे, वो निष्पक्ष होते थे, निर्वाध होते थे, और निष्पक्षता से सदन की कार्रवाई चलाते थे। इसलिए मेरी जिम्मेदारी और बन जाती है कि उन्होंने किए गए कार्यों को किस तरीके से आगे बढ़ा सकता हूँ। और इसीलिए पुराने जितने भी अध्यक्षों ने समय समय पर जो भी इस देश को मार्गदर्शन देने का काम किया, संसद के अंदर अपना मार्गदर्शन देने का काम किया, उनके अनुभव, उनके दिए गए भाषण, उनके दिए गए वक्तव्य, उनके दिए गए कार्यों को की प्रेरणा लेकर नया कार्य करने की कोशिश करता हूँ। जब आपके नाम का अनाउंसमेंट हुआ तो लोग बड़े सरप्राइज थे, और परिवार वालों ने कहा कि हमको भी जब सुबह सुबह बहू ने, पत्नी आपकी डॉक्टर हैं, उन्होंने फ़ोन करके बताया तो वो भी हर्ष में भी थे और अचरज में भी थे। आपके लिए कितना बड़ा सरप्राइज था? निश्चित रूप से मेरा लोकसभा का दूसरा कार्यकाल था। मैं विधानसभा 3 बार रहा था। पहले पूर्ववर्ती व्यवस्था ये थी कि कोई 5 साल, कोई 6 साल, 5 टर्म, 6 टर्म सीनियर, और विशेष रूप से वरिष्ठ सदस्यों को स्पीकर बनाते थे। ये एक परंपरा रही है। बीच में कोई घटना भी घटी जब एक बार के चुने हुए माननीय सदस्यों को भी स्पीकर बनाया, लेकिन जो कुछ व्यवस्था है सामान्य रूप से जो बन जाता है विचार के, नहीं बहुत सीनियर व्यक्ति होना चाहिए और बहुत अनुभवी व्यक्ति होना चाहिए,
और विशेष रूप से उम्र से भी बुजुर्ग होना चाहिए, ये मानसिक व्यवस्था मतलब एक विचार बन गया था लोगों का। इसलिए निश्चित रूप से मेरे लिए नया चुनौती था, नया दायित्व था जी। और सबके सहयोग से माननीय प्रधानमंत्री जी ने, सभी दलों के नेताओं ने जो सहयोग किया, उनके सहयोग से, उनके सामूहिक प्रयासों से हमने कोशिश की कि सदन की गरिमा भी बने और सदन चर्चा संवाद का केंद्र भी बने। मैं चर्चा, संवाद और उत्पादकता पर तो आऊँगा और कई बिल्स हैं जिन पर चर्चा करूँगा। आपका पिछले दिनों इंडियन एक्सप्रेस में इंटरव्यू छपा, उसकी जो हेडलाइन थी सीजीआई की टिप्पणी, उस पर क्या कहेंगे? मैंने वो टिप्पणी नहीं की थी जी। क्या कहा था आपने? सीजीआई साहब ने मेरे भाषण को कोट करते हुए कहा था और उन्होंने कहा था कि संसद के अंदर जब बिल बने, विधेयक बने तो व्यापक चर्चा संवाद होना चाहिए। मैं भी इस बात को कहता हूँ हमेशा कि जब भी विधेयक बने व्यापक चर्चा संवाद हो, सबकी सहभागिता हो। और मैंने प्रयास किया सदन के अंदर, आप पुराना रिकॉर्ड निकाल कर देख लें, जो बिल भी सदन में आया सरकार ने प्रस्तुत किया, आवंटित समय से ज़्यादा चर्चा हुई, ज़्यादा लोगों ने हिस्सा लिया, देर रात तक चर्चा हुई और महत्वपूर्ण विधेयकों पर ज़्यादा घंटे भी चर्चा हुई, ज़्यादा मान्य सदस्यों की भागीदारी भी रही। इसलिए उन्होंने भी इसी दिशा की ओर कहा था। कभी ऐसा लगा सदन चलाते हुए कि सिर्फ इसलिए मेरा विरोध किया जा रहा है या मेरी नहीं सुनी जा रही कि मैं अपेक्षाकृत नया हूं? कभी ऐसे मौका तो नहीं आया? मुझे ऐसा नहीं लगा। ये बात सही था कि मुझे जब दायित्व दिया माननीय प्रधानमंत्री जी, सभी नेताओं ने, जब मेरे लिए लोकसभा स्पीकर का नया अनुभव था, मेरे लिए चुनौती थी, लेकिन सदन के अंदर 37 बैठकों के अंदर 35 विधेयक पारित हुआ, देर रात तक सदन चला और मेरी कोशिश रही कि सभी माननीय नए सदस्यों को बोलने का पर्याप्त समय, पर्याप्त अवसर मिले। ये मैंने कोशिश की और मेरे लिए सुखद था कि उन 37 बैठकों में जो मैं संसद की तस्वीर देखना चाहता था कि संसद हो चाहे कोई भी लोकतंत्र की संस्था हो, जिसमें डिबेट होना चाहिए, चर्चा होना चाहिए, संवाद होना चाहिए, सहमति असहमति भी होनी चाहिए। पुरानी डिबेटों को देखो तो व्यंग्य भी होते थे, आरोप प्रत्यारोप भी होते थे, अद्भुत बातचीत थी। उन सब अद्भुत मैंने पुरानी डिबेटों को देखा है। मीनू मसानी, पीलू मोदी, हिरेन मुखर्जी, अटल बिहारी वाजपेयी, क्या चर्चा होती थी। लेकिन मनभेद नहीं हुआ करते थे। मतभेद विचारधाराओं के आधार पर होते थे, मतभेद कार्यक्रम नीतियों के आधार पर हो सकते थे, मतभेद कानून बनाते समय कानूनों को लेकर हो सकते थे, लेकिन व्यापक चर्चा होती थी। और मैं भी चाहता कि सदन ऐसा ही चले। मैं उन सभी मान्य सदस्यों को धन्यवाद दूंगा जिन्होंने मेरा सहयोग किया और पहले सत्र के अंदर कोई भी व्यवधान नहीं हुआ, बिना गतिरोध के सदन चला और देर रात तक बैठकर सदन में कार्रवाई में सभी मान्य सदस्यों ने हिस्सा लिया। आपने अध्यक्ष जी देर रात का जिक्र किया, मुझे 2 प्रसंग याद आ रहे हैं। विपक्षी कह रहे हैं कि सिलेक्टिव चीज़ हुई। नवनीत राणा का प्रसंग हुआ, लोकसभा की सदस्य हैं, तो लोकसभा अध्यक्ष के कार्यालय ने देर रात सब महाराष्ट्र सरकार से जानकारी मांगी। और अभी पिछले दिनों कांग्रेस के सांसद आए थे आपके पास प्रतिवेदन लेकर कि हमारे साथ थाने में बदसलूकी हुई और कहा जा रहा है कि उसमें अध्यक्ष ने वैसी तत्परता नहीं दिखाई। उनसे भी उतनी जानकारी मांगी जैसी नवनीत राणा। एक सिस्टम प्रक्रिया है जी, उस प्रक्रिया के तहत कोई भी मान्य सदस्य विशेषाधिकार का नोटिस देता है जी, हम विशेषाधिकार समिति को भेजते हैं और विशेषाधिकार समिति उन संबंधित अधिकारियों से, विभाग से अपनी टिप्पणी मंगाता है। जैसी प्रक्रिया जिनका आप जिक्र करें नवनीत राणा जी, वैसी प्रक्रिया और मान्य सदस्यों में भी वैसी ही प्रक्रिया हुई है। प्रक्रिया में कोई अंतर नहीं होता और उस विशेषाधिकारी समिति जो निर्णय करती है, हर संसदीय समिति के अंदर सभी दल के लोग होते हैं।
स्पीकर का काम नहीं होता इन सब चीज़ों में। एक विशेषाधिकार समिति बनी हुई जो संसदीय दल के सब नेता, सभी दल के सदस्य होते हैं और वो बैठकर चर्चा संवाद करते हैं। इसलिए प्रोसीजर एक सिस्टम का, आपने कहा जो कई बार हो सकता है कि लोगों के मन में हो जी, विचार में भी हो, लेकिन संसद में ऐसा नहीं चलता। संसद सबकी है और सबके लिए है। अच्छा, कभी कभी आसन पे बैठ के आपको डांट लगाते हुए भी पाया गया है। अभी जो पंजाब के मौजूदा मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान, वो संगरूर से सांसद थे, उन्होंने कुछ सवाल पूछा तो फिर आपने उनको डांटा। ये पढ़ा लिखा सभापति हूँ, जिस विषय का नोटिस दिया उसी पर बात करिए, विषय मत बदलिए। ऐसा नहीं है। हमारे माननीय सदन के सदस्य थे वे, उन्होंने कोई विषय रखा, एक प्रक्रिया होती है जी, उस प्रक्रिया में माननीय सदस्य अगर कोई विषय को परिवर्तन करना होता है तो वो जानकारी देता है हमें कि हम इस विषय की जगह इस विषय पर बोलना चाहता हूँ, आसन को सूचित करना। उन्होंने सूचित नहीं किया तो मैंने उनको आग्रह किया, निवेदन किया मैंने माननीय सदस्य आपने जिस विषय पर बोलना चाहते थे और ये विषय दूसरा बोलते, आप अच्छा होता कि आसन की अनुमति देते। डांटता मैं किसी को नहीं हूँ। अच्छा, आप कह रहे हैं किसी को नहीं डांटते हैं, लेकिन 7 सांसद निलंबित किए थे आपने। कोशिश मेरी होती है कि किसी मान्य सदस्य को निलंबित नहीं करूं जी, किसी मान्य सदस्य को सदन से बाहर नहीं निकालूं, लेकिन सदन की मर्यादा, अनुशासन गरिमा बनाया सबकी जिम्मेदारी है। हमें कभी भी गरिमा के अनुकूल व्यवहार करेंगे, आचरण करेंगे तो मेरी जिम्मेदारी है इस सदन की गरिमा को बनाए रखना। और इसीलिए मैंने मान्य सदस्यों को फिर चैम्बर में बुलाकर भी आग्रह किया कि ये सदन आप सबका है, इस सदन की गरिमा जितनी बनी रहेगी आपकी गरिमा रहेगी, इसलिए सदन में गरिमापूर्ण व्यवहार करो। आपको जनता ने चुनकर इसलिए भेजा है कि चर्चा संवाद करो, उनके अभाव चिंताओं को अभिव्यक्त करो। सदन में नारेबाजी, तख्तियां, कागज फेंकना, ये सदन की गरिमा के अनुकूल पीठ की तरफ कागज उछाले थे। हाँ, ऐसी घटना घटी थी जो इस सदन की मर्यादा के अनुकूल नहीं थी, जब हमें कार्रवाई करनी पड़ती, वो भी नियम प्रक्रिया के तहत। कभी ऐसा हुआ है कि सदन में अपने व्यवहार को लेकर किसी सदस्य ने बाद में चैम्बर में आके कहा हो कि मैं आवेश में कुछ गलत कर गया, ऐसा होता है? ऐसा कई बार होता है। कई बार वो वैसा सीन होता है कई बार आसन पर भी टिप्पणी कर देते हैं, फिर चैम्बर में आकर वैसा सीन होता है कि जैसे स्कूल में प्रिंसिपल साहब के सामने हाथ बांधे आसन खड़े पर होते हैं। टिप्पणी करते हैं, फिर टिप्पणी करने के बाद आके कहते हैं कि मेरे से गलती हुई, मैं आइंदा ध्यान। ऐसे कई घटनाएं घटती है समय समय पर, और निश्चित रूप से हमारे सभी मान्य सदस्य हमारे माननीय हैं। उन मान्यों की गरिमा सम्मान बने रहे मेरी जिम्मेदारी है, और इसीलिए एक व्यवस्था है सदन चलाने की। उस व्यवस्था में स्पीकर का दायित्व होता है कि सदन मर्यादित रूप से चले, उस दायित्व को मैं निभाता हूँ। अच्छा, मेरे सामने शिमला में जो पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन हुआ था, उसमें आपका भाषण है। आपने दायित्व शब्द का इस्तेमाल किया, तो आपने कहा कि विधानमंडलों में कानून पर चर्चा और बैठकों की संख्या घटी। जरा इस कंसर्न के बारे में बताइए। 1921 में 1921 में शिमला में पीठासीन अधिकारी सम्मेलन की एक परंपरा शुरू हुई थी। ठीक। हमने भी कहा कि जब इसका शताब्दी वर्ष हो रहा है तो क्यों नहीं शिमला के अंदर ही इस सम्मेलन को आयोजित किया जाए। और उन सम्मेलनों के अंदर हमने 86 पीठासीन अधिकारी के सम्मेलन हुए थे, शताब्दी वर्ष मना रहे थे, लेकिन 86 पीठासीन अधिकारियों की बैठक हुई थी। हमने 86 पीठासीन अधिकारियों के जो समय समय पर निर्णय हुए, फैसले हुए, उसमें से कुछ एग्जीक्यूट हो गए, कुछ एग्जीक्यूट नहीं हुए, उस समय की व्यवस्था या आज के तारीख में कहें कि प्रासंगिक नहीं थे, उन सबका हमने एक डेटा कलेक्शन कर उन सबको एक एक निर्णयों का अध्ययन किया। और हमने कहा इन 100 साल के अंदर जो उस समय के निर्णय थे, जो आज एग्जीक्यूट नहीं हुए और आज वर्तमान परिप्रेक्ष्य के अंदर भी लोकतंत्र के अंदर प्रासंगिक है और देश के लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए जरूरी है, उन सबको निकाल कर फिर हमने उस पर चर्चा की।
उसमें जो विशेष रूप से जो चर्चाओं के 4-5 बिंदु रहे, उसमें सदन की गरिमा शालीनता के विषय पर व्यापक चर्चा हुई। और इस पर अभी से नहीं, 2001 में जब माननीय हमारे उस समय के बाल योगी जी स्पीकर हुआ करते थे, उस समय उन्होंने राज्यों के मुख्यमंत्रियों को, संसदीय कार्य मंत्रियों को, सभी दल के नेताओं को, देश के, एक व्यापक चर्चा हुई थी डिसिप्लिन डेकोरम पर। उस समय भी 2001 में भी यही मुद्दा था कि सदनों का डिसिप्लिन डेकोरम कम होता जा रहा है, ये चिंता उस समय भी व्यक्त की थी। और उसके पहले भी सदन में घटती बैठकों को लेकर कई बार चिंता व्यक्त की, सदन के अंदर चर्चा संवाद होना उसकी भी चिंता व्यक्त की। इन सारी चिंताओं को हमने जो आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भी आवश्यकता है, उनको लेकर हमने चर्चा की। और उसमें से कुछ विषय निकल कर आए जिनको आगे बढ़ाने की आवश्यकता है, जो मुद्दे निकल कर आए उनको आगे बढ़ाने की आवश्यकता है, ताकि सभी पीठासीन अधिकारी, चाहे राज्यों के हो चाहे देश के हो, सब मिलकर किस तरीके से इस लोकतांत्रिक संस्थाओं को सशक्त कर सकते हैं, मजबूत कर सकते हैं, जनता के प्रति जवाबदेही बना सकते हैं, शासन जवाबदेह रहे, प्रशासन में पारदर्शिता है। हमारे लोकतंत्र के अंदर संसदीय लोकतंत्र व्यवस्था की गई थी, उस समय प्रतिनिधि माननीय सदस्यों के माध्यम से सदन चलने की कार्य योजना बनी थी। इसलिए ये चिंता व्यक्त करते समय ये भी चिंता हुई कि हमारे चुने प्रतिनिधियों के आचरण और व्यवहार पर भी चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि आखिर उनके आचरण व्यवहार के माध्यम से सदन चलता है। तो उन सारी बातों को चिंता व्यक्त की। और ऐसे कोई पीठासीन किसी दल का नहीं होता, लेकिन किसी न किसी दल और विचारधारा से चुनकर आता है, ये सत्य है, इसको जुटला नहीं सकते। तो किसी दल से भी चुनकर आते हैं, जिस दल की वहाँ सरकार होती है, उस दल के लोग बहुमत के आधार पर या सर्वसम्मति से पीठासीन अधिकारी चुनते हैं। सभी लोग एक मत के, एक राय के हैं कि हमें इस लोकतंत्र के मंदिर को सशक्त मजबूत बनाना है। तो यहाँ शालीनता बनी रहे, गरिमा बनी रहे, चर्चा संवाद हो, और हर विषय पर, महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा संवाद होना चाहिए। इसी के साथ हमने कुछ निर्णय किए, कुछ फैसले किए, और मुझे लगता है उन फैसलों के माध्यम से हम लोकतंत्र को सशक्त कर पाएंगे, मजबूत कर पाएंगे। अध्यक्ष जी, एक बात बताइए, है ना, कि ऐसे संशय तो रहता होगा कि जैसे अभी ओम बिरला जी लोकसभा के अध्यक्ष हैं, सांसद भाजपा के टिकट से चुनकर आए, भविष्य भी भाजपा में ही है, और कोई अगर पद चाहिए, या जैसा आप लोग कहते हैं हम तो कार्यकर्ता हैं, पार्टी जो भी जिम्मेदारी दे, तो वो अंतर्द्वंद तो रहता ही होगा फैसला लेते वक्त कि फैसला ऐसा लूं कि भाजपा वाले नाराज ना हो, या जिस कुर्सी पर बैठा हूं, वो जो पंच परमेश्वर वाला मामला होता है प्रेमचंद की कहानी का। सौरभ जी, एक वकील सुप्रीम कोर्ट का जज बनता है, चीफ जस्टिस बनता है, उसने कभी न किसी क्लाइंट के पक्ष में की होगी, खिलाफत में भी की होगी, किसी जज के सामने अपील भी होगा। तो अगर व्यक्ति पूर्वाग्रह से होकर किसी कार्य को, किसी सदन पर बैठा है या न्याय की कुर्सी पर बैठा है, उस समय न्याय करेगा तो देश के साथ न्याय नहीं करेगा, क्योंकि लोकसभा की तो सीधी कार्रवाई रहती है, लोकसभा का सीधा प्रसारण रहता है, देश देखती, दुनिया देखती। अगर आप आसन पर बैठकर निष्पक्षता के से निर्वाध रूप से सबको साथ लेकर सदन नहीं चलाएंगे तो आप सदन नहीं चला सकते। देश देखता है, वहाँ बैठे माननीय सब वरिष्ठ सदस्य हैं जो कई साल वरिष्ठ, इतने वरिष्ठ हैं कि कई मंत्री रहे, कैबिनेट मंत्री रहे, कई राज्य के मुख्यमंत्री रहे, कई मान्य सदस्यों को 8 बार 9 बार लोकसभा के सदस्य बने हो गए। तो उनका एक लंबा राजनीतिक अनुभव रहा है। उन्होंने कई अध्यक्ष भी देखे हैं, सदन की कई कार्यों में हिस्सा भी लिया है। आप अगर कभी भी निष्पक्ष निर्वाध निर्णय सदन पर, आसन पर बैठकर नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से आपके आसन पर उंगली उठेगी। और आप उठाकर देख लिए 3 साल की डिबेट के अंदर जी, मुझे लगता है किसी दल के नेता ने आसन पर कोई गंभीर टिप्पणी की हो।
पर कई बार ऐसे अप्रिय स्थिति हो जाती आपने कहा जो कहा ना कि दल विचारधारा, तो मैं ऐसे कई एग्जाम्पल कर सकता हूँ। जी जी, ये एक सवाल हमेशा पैदा होता है लोगों के मन में। हाँ, मतलब कि किसी के लिए भी होगा। आप किसी दल से चुन कर आए हो, किसी दल के प्रति निष्ठा है, आपने कई दल में जिंदगियां गुजारी है, आप कैसे आसन में बैठते ही आप निष्पक्ष निर्वाद हो सकते हो। ये आसन की गरिमा है, व्यक्ति की गरिमा नहीं। और आसन की गरिमा बनाए रखना ये मेरी जिम्मेदारी है। और मुझे जिन्होंने चुना है, जिन्होंने मेरे लिए फैसला किया है, वह भी हमेशा अपेक्षा करते हैं कि आसन निष्पक्ष रहे, निर्वाध रहे। आपने कहा जिन्होंने मुझे चुना है, भारतीय जनता पार्टी के जो भी पदाधिकारी हैं, जो चाहे सरकार में हो चाहे संगठन में हो, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र करते हैं कि उनके नेतृत्व में या उनके चुनाव से। पर कहा जाता है कि ओम बिरला के पॉलिटिकल राइज में अमित शाह का बहुत बड़ा योगदान है। जब वो गुजरात से बाहर आए तब आप लोगों की मित्रता बड़ी प्रगाढ़ हुई। क्या है प्रसंग? ऐसे सभी दलों का सहयोग रहता है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जब वह संगठन का काम देखते थे, हम युवा मोर्चा में थे तो हमारे प्रभारी हुआ करते थे। अच्छा। और अमित शाह जी भी युवा मोर्चा में काम किया, उन्होंने भी। तब का परिचय है आप लोगों का? परिचय मेरा उस समय का नहीं है, लेकिन परिचय बात का है। जहां तक सवाल निर्णय करने का है, दल ने, सरकार में बैठे लोगों ने, माननीय प्रधानमंत्री ने जो भी निर्णय किया, निर्णय करने के बाद सभी दलों के नेताओं से चर्चा की और एक परंपरा रही कि अध्यक्ष चुनते हुए सभी दलों के सहयोग से चुना जाए। इसलिए मैं उन सभी लोगों के प्रति हमेशा मेरा मत रहता है कि जिन्होंने मुझे चुना है, मैं उनके विश्वास भरोसे को कायम रखूं। इसलिए सदन ने मुझे चुना है और सदन ने चुना है तो मेरी जिम्मेदारी है कि सदन का विश्वास भरोसा रखूं। अच्छा, आप परंपरा का जिक्र कर रहे हैं। परंपरा तो डिप्टी स्पीकर की भी है। हाँ, परंपरा है, डिप्टी स्पीकर की भी परंपरा है, सभापति पैनल भी हैं, सब कुछ संविधान के अंदर है। तो डिप्टी स्पीकर का मामला कहाँ अटका रहा? अब डिप्टी स्पीकर के फैसले होंगे जब डिप्टी स्पीकर बन जाएगा। अभी सदन के अंदर सभापति पैनल है जिसमें सभी दल के माननीय सदस्य हैं। जो सभापति पैनल के लोग अलग अलग दल के सदस्य, आप वहां भी सवाल कर सकते हो। वो तो अभी सभापति पैनल में बैठकर सभा का संचालन कर रहे हैं, कुछ देर बाद वही सदन के अंदर अपनी बात या दूसरी बेंच में जाके बैठेंगे, अपनी बात कर लेकिन जब सभापति पैनल पर वो माननीय सदस्य बैठता है तो आसन की गरिमा के अनुसार व्यवहार करता है। आप देख लो सभापति पैनल के अंदर जितने भी सभापति पैनल में बैठे लोग हैं, उन्होंने निष्पक्ष निर्वाध रूप से सदन को चलाया है। कभी भी उनके ऊपर, आसन के ऊपर उंगली नहीं की जी। जबकि वो तो व्यवस्था है, उस व्यवस्था में थोड़ी देर बाद ही वो ट्रेजरी डिबेट में होंगे, कुछ प्रतिपक्ष में होंगे और वहां पर फिर अपनी बात को रखेंगे। तो ये व्यवस्था है और देश इन शासन के अंदर चलाने वाले विभिन्न अंग, चाहे न्यायपालिका हो, चाहे कार्यपालिका हो, विधायिका हो, इन तीनों अंगों के अंदर देश ये अपेक्षा करता है, न्यायपालिका से अपेक्षा करता है कि न्याय सबको मिलना चाहिए, जल्दी मिलना चाहिए, निष्पक्ष न्याय मिलना चाहिए। कार्यपालिका से ये अपेक्षा करता है कि वह जिनका शासन है उनके प्रति जवाब दे रहे, जनता के प्रति जवाब दे रहे, जो नीतियां, कार्यक्रम है, फैसले उनको ठीक से एग्जीक्यूट करे। और विधायिका का दायित्व है कि संसद में कानून बनाए, महत्वपूर्ण चर्चा, संवाद करे। इन तीनों अंगों को जब संविधान बनाने वाले हमारे मनुष्यों ने संविधान बनाया था तो एक व्यवस्था की दृष्टि से बनाया था। और आज भी संसदीय लोकतंत्र की ये व्यवस्था 75 वर्ष होकर गुजर रहे हैं, दुनिया के अंदर मार्गदर्शन की भूमिका निभा रहा है। उस समय लोगों ने सोचा था कि भारत इतना बड़ा लोकतंत्र है, इतनी विविधताएं हैं, इतनी विचारधारा, इतनी संस्कृति है, कैसे देश को एक साथ संसदीय लोकतंत्र पर चलेंगे। लेकिन दुनिया आज देख रही है, भारत ने संसदीय लोकतंत्र को चलाया नहीं, दुनिया के अधिकतम देशों ने संसदीय लोकतंत्र चलाने की शासन पद्धति को अपनाया और भारत ने उसकी दिशा दी कि संविधान होना चाहिए, संविधान के बाद एक विधायिका होनी चाहिए, जो विधायिका सारी चीज़ों का फैसला करे
निर्णय करें। आज वही व्यवस्था चल रही दुनिया के अंदर, अधिकतम आप देख लो। व्यवस्था तो वो ब्रिटिश पार्लियामेंट और पहले से ब्रिटिश पार्लियामेंट ने की थी। ब्रिटिश पार्लियामेंट का कुछ मॉडल हमने ब्रिटिश पार्लियामेंट का लिया, अलग अलग संसदों का लिया। संविधान की संसद भी दूसरों के लिए नजीर बनी। आज भी दुनिया के कई मान्य सांसद यहाँ प्रशिक्षण प्राप्त करने आते हैं, कई संसद के सचिवालय यहाँ पर प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं, हमारी कार्रवाइयों को, हमारी संसदीय समितियों को प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। वहाँ के हमारे एमयू साइन होते हैं, हमारी एमयू में के अंदर कि किस तरीके से हम नॉलेज शेयरिंग करें। ये बताइए अध्यक्ष जी, लोकसभा लोगों की सभा है, हम भारत के लोग, जहाँ से हमारा संविधान शुरू होता है, लोकसभा लोगों तक और कैसे पहुंचे? जैसे मान लीजिए हम पढ़ना चाहें कि साहब 1955 के मॉनसून सत्र में जो चर्चा हुई थी, मैं उसके बारे में जानकारी चाहूं, और डिजिटल का जमाना है, तो ये लोकसभा में मैंने सुना है कि बहुत समृद्ध पुस्तकालय है, ज्ञान का विपुल भंडार है, पर लोगों तक जब तक उपलब्धता नहीं होगी तब तक तो। ये आपने जो विषय उठाया सबसे महत्वपूर्ण है कि लोकसभा लोगों की सभा जी, देश के 130 करोड़ जनता की प्रतिनिधित्व करने वाली सभा, और उससे हमारे देश की जनता सीधी जुड़ी रहे। उसमें होने वाली चर्चा, संवाद, डिबेट, कानून बनाने पर हुई चर्चा, विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर हुई चर्चा, उसको देख सके, पढ़ सके। इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी जब केवड़िया के अंदर पीठासीन अधिकारी का सम्मेलन होता, जब कहा था कि एक विधायी, एक देश, एक विधायी प्लेटफॉर्म, हम उस दिशा की ओर काम कर रहे हैं कि जितनी भी हमारी राज्य की लोकतांत्रिक संस्थाएं और केंद्र की लोकतांत्रिक संस्थाएं, उन सारी विधायी संस्थाओं को एक प्लेटफॉर्म पर ला सके। उनकी कार्रवाई, उनकी डिबेट, उनके बिल के हिस्से, उनके बजट, सबको सब एक प्लेटफॉर्म रहे। मुझे लगता है कि ये 2023 तक हम इसको पूरा कर लेंगे। लेकिन उसके पहले जो संसद के अंदर हमारी आज़ादी के बाद 1 से 17 तक की डिबेट हुई है, चर्चा हुई है, हम उस सारी डिबेट को डिजिटलाइजेशन कर रहे हैं। अच्छा। और उसके बाद मेटा डेटा पर उसको डालेंगे। तो किसी भी विषय पर, किसी भी सब्जेक्ट पर आप देख सकते हैं, नाम से देख सकते हैं। आपको 1954 की डिबेट देखनी है, आपको 1952 में पहली संसद बनी उसकी डिबेट देखनी है, आप नाम से, सब्जेक्ट से डालेंगे तो डिबेट को देख पाएंगे। ये हम दिसंबर 2022 तक कर रहे हैं। अच्छा। उसी तरीके से हमने हमारी जो पुस्तकालय है, जो लाइब्रेरी है, उसका भी डिजिटलाइजेशन किया है। अच्छा। संपूर्ण किताबों को हमने डिजिटाइजेशन करने का काम शुरू कर दिया, उसको भी हम पूर्ण कर लेंगे। देश की इस समृद्ध लाइब्रेरी से देश की जनता जुड़ सके, हमारा नौजवान किस तरीके से लोकतंत्र में सक्रिय भागीदारी निभा सके, इसके लिए हमने ये एक संसद का काम किया। इसकी तरीके से नो योर कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, संविधान जानो, इसके लिए हमने व्यापक अभियान चलाया। हर कॉलेज, स्कूल वगैरह में हम, क्योंकि कोविड था इसलिए हमारा अभियान नहीं चला, लेकिन उसके अभियान की हमने शुरुआत कर दी। और इसी तरीके से जो हमारे महान नेता रहे, स्वतंत्रता सेनानी रहे, जिनका देश का योगदान रहा, उनको फ्लोट ट्रिब्यूट हम संसद में करते हैं। उस समय उन देश के चुनिंदा नौजवानों को संसद भवन में बुलाएंगे। अच्छा। उनकी निबंध प्रतियोगिता होगी, चर्चा होगी, वह उन महापुरुषों के जीवन के बारे में अपने विचारों को व्यक्त करेंगे, ताकि देश की जनता इस 75 साल के अंदर वह जाने कि आज़ादी के पहले हमारे जिन स्वतंत्रता सेनानियों ने इस देश को आज़ादी के लिए बलिदान दिया, त्याग दिया, उसके नई प्रेरणा मिले। और आज़ादी के बाद हमारा जब लोकतंत्र आया, लोकतंत्र के बाद हमारे नेताओं ने किस तरीके से लोकतंत्र को सशक्त मजबूत करते हुए सारी तस्वीरें, सब चीजें एक साथ डालने का काम। अच्छा, ये जो नौजवान नेता आएंगे, ये नए वाले संसद भवन में आएंगे या पुराने वाले, क्या है स्टेटस? ये अभी पुराने संसद भवन के सेंट्रल में आएंगे। नए भवन का निर्माण चल रहा है, और मुझे लगता है कि हमारा प्रयास है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब इसका शिलान्यास किया था तो हमको दायित्व दिया था, जिम्मेदारी दी थी संसद को कि हम इसको 2022 तक बना लें। और अभी इसका काम प्रगति पे, मुझे आशा है कि नवंबर दिसंबर जब विंटर सेशन शीतकालीन सत्र होगा, नई बिल्डिंग में होगा। तब तो एक बार फिर से आप इतिहास में दाखिल हो जाएंगे हैं, नई बिल्डिंग में सदन चलाने वाले पहले अध्यक्ष। तो देश की जनता का धन है, उनकी पसीने का धन है,
व्यवस्था होती है उसके काफी नाते हम डिबेट भी स्पीकर। रही है इसको लेके, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को हाँ, लेकर। डिबेट चर्चा तो देश में लोकतंत्र है तो चर्चा संवाद तो होना चाहिए, सहमति असहमति भी होना चाहिए। लेकिन मेरा मानना है कि हमने संसद के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी को, देश की सरकार को आग्रह किया था कि नया संसद भवन बनना चाहिए। हमारे आग्रह को सरकार ने माना और नया संसद भवन बनाया, क्योंकि इस पुराने संसद भवन को 100 साल होने जा रही है। एक ऐतिहासिक भवन है, लेकिन नए संसद भवन की आज की आवश्यकता है। हमारे नए भारत के अंदर हमारे अपने चुनी सरकार के द्वारा नया संसद भवन बने, ये देश की अपेक्षाएं थी। उन अपेक्षाओं को पूरा करने का काम संसद ने किया। हम अपनी बातचीत के उत्तरार्ध में हैं, जो तय समय है। विपक्षी सांसदों ने और सत्ता पक्षी भी कई मसले बार बार उठाए हैं, प्रेस से बातचीत में भी। आपकी टिप्पणियों से भी वो चीज़ समझ में आई कि कई एक दफ़ा मंत्री पूरी तैयारी के साथ नहीं आते हैं, आपने भी डांट लगाई। एक दूसरा मामला आया है कि जो पेपरलेस कर दिया है कनेक्टिविटी को लेके। और एक बात जो बार बार आ रही है अभी अग्निवीर वाले प्रसंग में भी सब में, जिसको हम लोग बहुत देशज भाषा में कहते हैं सिरा के खाना, ठंडा करके खाना। और उसी के लिए कभी कहा जाता है कि कोई चीज़ आप स्टैंडिंग कमेटी में भेज दो, इस पर विचार उस पर विचार, एक कंसेंसस बिल्ड हो। इसको लेकर क्या रोक है आपका? ये जो 3 मसले हैं, 3 मसले आपने उठाया कि तीनों मसलों पर अलग अलग दृष्टिकोण है। बताइए। पहला मसला आप कह रहे हैं कि स्टैंडिंग कमेटी के विषय को लेकर कह रहे हैं जी, कि स्टैंडिंग कमेटी हो जाए तो वहाँ पर कई कहते चर्चा हैं संवाद। सदस्य जी, ऐसा नहीं कि स्टैंडिंग कमेटी में बिल नहीं जा रहे हैं, स्टैंडिंग कमेटी में महत्वपूर्ण बिल भी गए हैं। लेकिन कई महत्वपूर्ण बिलों को जिस पर लगता था सरकार को प्रस्ताव लेकर आके समय उन्होंने आग्रह किया कि ये विधेयक जल्दी लाना है, देश के लोगों को कानूनी संवैधानिक अधिकार जल्दी देना है। हर विधेयक कानून, कोई भी सरकार रही हो, इस 75 साल में कई सरकारें आई, कई सरकार चली, हर सरकार विधेयक कानून लाती है देश के हित में, जनता के कल्याण में। मंशा उनकी सबकी यही रहती है। सहमति असहमति सदन में हो सकती है, लेकिन कोई भी सरकार कोई भी विधेयक को जनता की मंशा के खिलाफ या जनता की भावनाओं के खिलाफ नहीं लाती। अब नजरिया हो सकता है, कुछ सोच हो सकती है, अपनी अपनी विचारधारा के आधार पर अपनी कार्य योजना हो सकती है, लेकिन अधिकतर बिलों को स्टैंडिंग कमेटी भेजा और कई बिलों पर जो चर्चा हुई वो देर तक हुई, आवंटित समय से ज़्यादा हुई, ज़्यादा लोगों ने भागीदारी की। और आप देख लो महत्वपूर्ण बिल जितने भी हैं, उन महत्वपूर्ण बिलों पर जिसको कहते हैं व्यापक चर्चा संवाद, और जितने भी, मैंने तो कोशिश करता हूं कि विधेयक पर जितने भी दल के नेता या सदस्य बोलना चाहते हैं सबको पर्याप्त अवसर देता हूं। पर वो तो यही कई बार कहते हैं कि ज़्यादा मौका मिलता है। हाँ, आप उठाकर देख लें जी, उनकी संख्या कम होने के बाद भी, हाँ, उनको आवंटित समय होने के बाद भी, मैं आज रिकॉर्ड के साथ कह सकता हूं, उनका आवंटित समय से ज्यादा समय और उनके ज्यादा मान्य सदस्य बोले। मैंने कहा ना, मेरे पास प्रतिपक्ष सत्ता पक्ष मेरे लिए बराबर है, लेकिन देश को जानना चाहिए कि सत्ता पक्ष को भी पर्याप्त समय पर्याप्त अवसर मिला है। संख्या बल के आधार पर मिलता है, लेकिन संख्या बल पे आवंटित समय से मैं ज्यादा समय इसलिए देता हूं कि सत्ता पक्ष के लोग तो बिल लेकर ही आए हैं, लेकिन प्रतिपक्ष के लोगों को भी पर्याप्त मौका, पर्याप्त अवसर मिलना चाहिए उनके अमूल्य सुझावों का, उनके महत्वपूर्ण कुछ मुद्दों का जिनका उनको लगता है कि असहमति व्यक्त करने, उसके बारे में। कई बार असहमति के स्वर में से भी देश के हित में से स्वर निकलते हैं, और इसलिए कानून बनाते समय जितनी चर्चा संवाद होती है, बातचीत होती है, उसमें कई सकारात्मक सुझाव आते हैं जो देश की सरकार को लगता है कि ये सकारात्मक उचित है, और कई बार मंत्री उसमें संशोधन करते हैं और कई बार कहते हैं हम इसको जब कानूनी प्रक्रिया अंदर रूल्स बनेंगे उसमें उनको इनकॉर्पोरेट करेंगे। ऐसा माननीय मंत्रियों ने कई बार सदन के अंदर कहा है। पर कई बार ऐसा भी होता है अध्यक्ष जी कि हम देखते हैं चूंकि कार्रवाई की बहुत हंगामा चल रहा है और उन सबके बीच बिल पास होते रहते हैं। ऐसा सामान्य रूप से कम हुआ है, एक सत्र के अंदर जरूर ये हुआ है जब बहुत प्रयास के बाद भी गतिरोध समाप्त नहीं हुआ। बाकी मैंने 3 साल के कार्यकाल में महत्वपूर्ण बिलों पर व्यापक चर्चा संवाद कराई। अच्छा, 3 बरस हो गए हैं
लोकसभा अध्यक्ष के तौर पर आपको सबसे ज्यादा संतुष्टि किस चीज से मिलती है, उपलब्धि क्या लगती है सबसे बड़ी आपको? मुझे लगता है कि सदन के अंदर जो नए सदस्य हैं, महिला सदस्य हैं, आदिवासी इलाके के चुनकर आए सदस्य हैं, वो अपने क्षेत्र की समस्याएं, अभावों पर सदन के माध्यम से मुद्दे उठाते हैं और सरकार ने शून्यकाल में उठाए गए मुद्दों का पहली बार 17 लोकसभा के अंदर जवाब दिया है, जिससे माननीय सदस्य उठाए मुद्दों का उनको जवाब मिला है, उनके क्षेत्र में विकास हुए हैं और उसी तरीके से कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर पहली बार चुनकर आए माननीय सदस्यों को मौका मिला है। पहले बार संसद में होता था कि वरिष्ठ सदस्य ही ज्यादातर ज्यादा समय आवंटित करते थे, बिल पर बोलते थे। मैंने कहा नहीं, उनकी पार्टी उनको समय नहीं देता तो भी अगर नया सदस्य और अपने विचार व्यक्त करना चाहता है तो मैं उनकी पार्टी के नाम नहीं देने के बाद भी उनको बुलाता हूं। ऐसे तो कोई नाम देने की अनुशंसा मानो ये बाध्यता नहीं है, नियम के अंदर नहीं है, लेकिन परंपरा है। लेकिन परंपरा के अंदर जब देखता हूं कि वो नए सदस्यों के नाम नहीं देते तो मैं नए सदस्यों को बोलने का मौका, पर्याप्त अवसर देता हूं। इसलिए आपने कभी भी नए सदस्यों से आपने चर्चा की होगी जी, उन नए सदस्य ने कभी नहीं कहा कि हमें पर्याप्त समय, पर्याप्त अवसर। ये तो पुराने कहते हैं अब कि मौका नहीं मिला। चलिए, आपने इतना समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जमघट में सवालों का सिलसिला चलता रहेगा। लोकसभा अध्यक्ष से ये बातचीत पूरी नहीं है, ये मैं बता दूं। बहुत सारे सवाल हैं जो बाकी हैं, पर समय की उपलब्धता का भी एक प्रसंग है। मैं उम्मीद करता हूं कि आगे जब हम लोगों का संवाद होगा तो कई नए प्रश्न हैं जिन पर विचार होगा और एक राजनीति के विद्यार्थी के तौर पर मैं ये चाहता हूं कि मेरे देश की लोकसभा, मेरे देश की संसद और उसमें जो ज्ञान है, उसका जो आर्काइव है, जो आपने कहा भी है, वो लोगों के लिए खुल जाए। ज्ञान की उपलब्धता। आपके इस विचार से सहमत हूं और मेरी पूरी कोशिश है कि संसद से देश की जनता जुड़े, हमारे नौजवानों की सक्रिय भागीदारी रहे। जितनी जनता की सक्रिय भागी लोकतंत्र में होगी उतने ही बेहतर परिणाम होंगे, उतना ही शासन और प्रशासन जवाबदेही से काम करेगा। बातचीत का सिलसिला चलता रहेगा। संवाद लोकतंत्र की बुनियाद है। यह संवाद आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और देखते रहिए लल्लन टॉप।